नमस्कार दोस्तों, मैं राजा मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वैसे है टॉपिक तो पुराना, लेकिन बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक टिपिकल टॉपिक है। तो उसी को मैंने एक सिंप्लीफाई वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपके काम आएगी। तो टॉपिक है आपका जीएसटी। सबसे पहले तो ये है कि जीएसटी है क्या। जीएसटी है क्या और ये क्यों लगाया गया, इसका फायदा क्या है, इसको लेकर इतना विवाद क्यों हुआ। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए, जीएसटी जैसा कि अगर इसको आप फुल फॉर्म देखें इसको, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वस्तुओं और सेवाओं पर लिया जाने वाला एक कर है। कर का प्रकार क्या है और कर तो पहले भी लिए जाते थे, तो इस नए कर की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, सरकार की आय के जो सोर्स होते हैं, जो सरकार की आय का जो मेन जरिया होता है, वो होता है कर, जैसा कि आप जानते हैं। और कर दो प्रकार के होते हैं। टैक्स जो होता है, इस टैक्स के दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी टैक्स को अगर आप कैटेगराइज कर रहे हैं तो इसकी दो कैटेगरी होगी। एक होगी डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सीधे हमारी इनकम पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं तो उन वस्तुओं के ऊपर जो कर लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो पहले कई प्रकार के थे, 17 प्रकार के 17 टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त करके, यानी मर्ज करके, समाप्त तो नहीं कहा जाएगा, आपस में मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया और इस टैक्स को नाम दिया गया जीएसटी। यानी जीएसटी है क्या, तो जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और इसमें कितने प्रकार के टैक्स को मर्ज किया गया है, तो 17 टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, सरकार इसे लाना क्यों चाहती थी, तो कई सारे कारण थे इसके, लेकिन सबसे बेसिक जो फंडा था गवर्नमेंट का वो ये था, वन नेशन वन टैक्स। हालांकि वो अभी एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनकम टैक्स आज भी लिया जाता है। इसके अलावा जो है पेट्रोलियम पे, शराब पे, गैस पे, इन चीजों पर अभी इनको हम जीएसटी के दायरे के बाहर रखे हुए हैं। यानी इस पे अभी दूसरे टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। यानी जो वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन उस दिशा में ये एक बड़ा स्टेप है जीएसटी। तो जीएसटी को लेकर तो ये तो कुछ था कि ये है क्या। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेसिस को हम देख रहे हैं। क्या हमारा देश दुनिया का पहला देश है इसको लगाने वाला, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले इस कर को लगाया गया था 1954 में फ्रांस के द्वारा, और कई सारे यूरोपियन देशों ने इस कर को वसूलना शुरू किया। यानी उनके यहां ये कर बहुत पहले से लग रहा है। हमने कनाडा का जो मॉडल है अपने यहां उसको अपनाया हुआ है, और कनाडा के मॉडल को हमने अपने यहां इंप्लीमेंट किया है। यह टैक्स हमारे देश में कब इंप्लीमेंट हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो जो नई सरकार आई थी एनडीए गवर्नमेंट, इस एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 में प्रोसेस शुरू किया और फाइनली बिल बना, और वो प्रक्रिया पूरी होते होते 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारत का वो पहला राज्य जिसने सबसे पहले इस टैक्स को अप्रूव किया, क्योंकि इसमें जो संविधान संशोधन होना था, अच्छा, एक संविधान संशोधन के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। संशोधन नंबर 101, संविधान संशोधन नंबर 101 के द्वारा इसे लागू किया गया है। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि पहले कर का जो स्ट्रक्चर था कि कौन सा कर राज्य वसूलेगा, कौन सा कर केंद्र वसूलेगा और कैसे करों का बंटवारा होगा, तो इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में पहले से दी हुई थी। क्योंकि उस व्यवस्था को बदलना था, तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी, और संशोधन किया गया। संशोधन नंबर यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 101 के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया। और यह एक ऐसा संशोधन था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत
के अलावा कम से कम आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता थी। पहला राज्य जिसने इस कर को सहमति दी वह आसाम था और अंतिम राज्य जिसने इस कर को सहमति दी वो जम्मू कश्मीर था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बेस था जो मैंने इस कर के बारे में आपको बताया। अभी हम देखने जा रहे हैं टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार का ये होता है, कैसे ये वसूला जाता है, और व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये कर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से यह कर आपके लिए पहेली नहीं रह जाएगी और अच्छी तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। न केवल समझ पाएंगे बल्कि आप इसे समझा भी पाएंगे। देखिए इसके 4 प्रकार। सबसे पहले है CGST, दूसरा है आपका SGST, तीसरा है UTGST और चौथा है आपका IGST। ये कुल मिला के इसके 4 प्रकार। इन शब्दों का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले CGST, तो पूरा देश यानी देश की जो टेरिटरी है तो ये संपूर्ण है किसका भाग, तो केंद्र सरकार का यानी भारत सरकार का ये हिस्सा है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो भारत सरकार का जो कर में हिस्सा होगा तो वो होगा आपका CGST यानी सेंट्रल GST। F का मतलब यहां पर स्टेट से है यानी राज्यों का हिस्सा। UT का मतलब यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है कि एक तो भारत देश यानी केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनको हम संघ शासित क्षेत्र कहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में विधानसभा तो है लेकिन वो पूर्ण रूप से राज्य नहीं है। तो दिल्ली सरकार की आय कैसे होगी, तो दिल्ली सरकार कौन सा कर लगाएगी, तो वो जो GST लगाएगी वो GST होगा आपका UTGST। इसके अलावा एक है आपका IGST, इंटीग्रेटेड GST। इसको भी समझेंगे कि डिटेल में ये है क्या, इंटीग्रेटेड GST का मतलब क्या है। तो अच्छा, शुरुआत में जब ये कर आया तो लोगों को लगा कि ये तो एक बर्डन के रूप में होगा क्योंकि इतने सारे कर लिए जाएंगे। तो ये आपको ये कर इतने कर नहीं देने हैं, आपको इनमें से कोई 2 कर ही देने होंगे। यानी अधिकतम जो टैक्स दिया जाएगा वो 2 ही दिया जाएगा। या देखो ये तो CGST तो सबके साथ रहेगा, ये तो कॉमन है क्योंकि केंद्र सरकार जो है उसकी टेरिटरी या उसकी सीमा पूरा देश है और चूंकि उसकी सीमा पूरा देश है तो ये तो हर सबके साथ रहेगा। यानी एक कॉमन जो पार्टनर है टैक्स में वो C यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह रहेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब या तो इसके साथ ये टैक्स होगा या इसके साथ ये होगा या इसके साथ ये होगा। यानी अगर किसी राज्य में लिया जाएगा या राज्य के तो SGST हो गया, संघ शासित क्षेत्रों में होगा तो UTGST हो जाएगा। और IGST क्या है इसको समझ ले, अभी मैं समझाऊंगा अगले स्टेप में। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि GST के प्रकार क्या है। अब इसमें जो स्लैब है, इस स्लैब में ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए इसका जो वर्तमान में स्लैब है एक तो 0% है, कई ऐसे वस्तु हैं जो हमारी बेसिक नीड की चीजें हैं उनमें कोई टैक्स नहीं, निल है। फिर कुछ 5% में आते हैं, कुछ 12% में आते हैं, कुछ 18% में आते हैं। तो ये टैक्स के स्लैब्स हैं। अब इससे मान लीजिए 18% की अगर बात हो रही है तो 18% में 9% तो CGST होगा क्योंकि अगर 18% लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर टैक्स तो इसका मतलब नहीं कि 18 36% हो जाएगा तो काफी टैक्स हो जाएगा। तो 18% में 9% जो होगा वो CGST होगा और 9% में या तो IGST होगा या तो UTGST होगा या SGST होगा। ठीक है, तो ये स्लैब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह है आपका IGST। SGST तो आप समझ गए, स्टेट के द्वारा लिया जाने वाला, स्टेट का हिस्सा। UTGST यानी संघ क्षेत्रों में लिया जाने वाला उनका हिस्सा। IGST क्या है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है
और वो फैक्ट्री जो है उत्पादन कर रही है कहां पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फैक्ट्री उत्पादन कर रही है और जो प्रोडक्ट उसने बनाया उस प्रोडक्ट की खपत केवल महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि उसे अन्य राज्यों में भी वो बेच रही है। अब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने प्रोडक्शन किया, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब ये प्रोडक्शन कहां कहां जा रहा है? कई सारे राज्यों में जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में आया, यानी उत्तर प्रदेश में बिकेगा ये, बिहार में बिक रहा है, आसाम में बिक रहा है, उड़ीसा में बिक रहा है, यानी इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इन राज्यों में ये सामान बिक रहा है जो महाराष्ट्र में स्थापित फैक्ट्री ने जिस प्रोडक्ट को बनाया। मान लीजिए ये मार्कर पेन ही है और ये मार्कर पेन जो है ये महाराष्ट्र की फैक्ट्री में बनाया गया। अब ये वहां पे तो बिका, तो जब वहां पे बिका महाराष्ट्र में, यानी जो कंज्यूमर्स ने वहां पर खरीदा तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ा होगा। तो वहां पर क्या लगा होगा? SGST। लेकिन वही प्रोडक्ट बना कहां था? महाराष्ट्र में, और जब आकर उत्तर प्रदेश में बिका तो यहां पर क्या लगेगा? IGST, इंटीग्रेटेड GST। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बन कहीं रहा है और बिक कहीं रहा, दूसरे राज्य में बिक रहा, तो फिर जिस राज्य में बिक रहा है GST जो लिया जाएगा उस राज्य में लिया जाएगा, न कि वहां लिया जाएगा जहां वहां पर बना है। यानी जहां पर बना है वहां पर कोई टैक्स नहीं लगना। टैक्स कहां लग रहा है? जहां पर वो बिक रहा है। अब इसको लेकर राज्यों में विवाद था, भाई फैक्ट्री हमारे यहां काम कर रही है और हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है। पहले सिचुएशन ये थी। इसका फायदा है, कैसे फायदा मैं आपको समझाऊं। देखिए महाराष्ट्र सरकार क्या करती थी, गुजरात सरकार क्या करती थी, ये अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को, यानी कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ये कहते थे कि हम बहुत कम टैक्स लेंगे, आप आइए हमारे यहाँ टैक्स आपको बहुत कम देना पड़ेगा, यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए। और उनको भी लगता था कि हम वहां चलते हैं, वहां फैक्ट्री बनाएंगे तो हमें कम कर देना पड़ेगा। यूपी जैसे हमारा राज्य है, बिहार हो गया, ऐसे राज्य थे ये बहुत टैक्स लेते थे, तो यहाँ पर कंपनियां या फैक्ट्रियां आना नहीं चाहती थी। तो ये बनाती कहां पे थी? वहां पर बनाती थी और वहां पर कम कर लगता था और ये सामान लाकर यहां पर बेचते थे। तो इससे क्या होता था? एक इम्बैलेंस डेवलपमेंट होता था। यानी कि फैक्ट्रियों का संकट, आप देखें कंसंट्रेशन कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, उन राज्यों में हुआ जहां पर कर की दर कम थी। अब इसे तो उल्टा हो गया। अब इसमें क्या हो गया? अब इसमें उन्हें कर मिल ही नहीं रहा। कर कहां मिल रहा? जहां पर वो प्रोडक्ट बिक रहा है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि वो जो इंडस्ट्रिस्ट है उसको ये लगेगा कि हम एक यूनिट इन राज्यों में लगा दें, इससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो बचेगा। तो जो इम्बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा था कि एक राज्य का में सारी फैक्ट्रियां लगी जा रही थी और बाकी राज्य जो है वो देख रहे थे, वहां पर इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि कर के ढांचे में अंतर था, तो वो चीज खत्म हो गई। अच्छा, अब इसमें राज्यों में विवाद भी था क्योंकि महाराष्ट्र का ये था कि भाई हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और कर ले रहा है यूपी वाला, यूपी सरकार कर ले रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब ऐसी चीजें जो किसी दूसरे राज्यों में बिक रही हैं तो उस पर न तुम कर लोगे न तुम कर लोगे, हम कर लेंगे। यानी वो लिया जाएगा IGST। तो IGST में होता क्या है कि जैसे मान लिया 18% IGST लगा तो 18% सरकार क्या करती है? पूरा केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है और इसको फिर डिवाइड कर देती है। 9% इसमें अपना रख लेगी और 9% उस राज्य को दे देगी जिस राज्य में वो सामान बिका। यानी अंतोगत्वा टैक्स किसे मिला? उसे मिला जिस राज्य में वो सामान बिका। अब जिस राज्य में बना, जहां फैक्ट्री है, तो उस राज्य को फायदा क्या है? तो उस राज्य को यही फायदा है कि वहां के लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और वो प्रोडक्ट उस राज्य में भी तो यूज हो रहा है, तो कुछ कर तो वहां पर भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उस राज्य को कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अभी तक क्या था कि कलेक्शन फैक्ट्री कहीं लगा लिया और कलेक्शन पूरे देश से करते थे। अब वो चीज नहीं होगी और इससे क्या होगा? अब टैक्स का रेट चूंकि एक होगा तो उस प्रोडक्ट को आप चाहे कहीं भी किसी राज्य में खरीदिए तो उसका रेट एक होगा, यानी वन नेशन वन प्राइस। और इम्बैलेंस जो डेवलपमेंट था वो भी कंट्रोल होगा।
और आगामी कुछ वर्षों में तुरंत तो इमीडिएट चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगले 15-20 सालों में हमें लगता है कि जो कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनका अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, धीरे धीरे वहां पर भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जो पहले कुछ ही राज्यों में लिमिटेड थे जहां पर टैक्स कम था, अब वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन्हें अपना ट्रांसपोर्टेशन खर्च बताना है, क्योंकि टैक्स की दर तो अब एक ही है, वो तो अलग अलग है नहीं। तो ये मेरे ख्याल से आईजीएसटी समझ में आ गया होगा कि आईजीएसटी कहां लगेगा। आईजीएसटी वहां लगेगा जहां पर वो सामान बिका उस राज्य में। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं इसका के बारे में कि एक टर्म आपने सुना होगा जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न क्या होता है और कैसे कंज्यूमर से ये लिया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि जीएसटी रिटर्न किसे कहते हैं, रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है। फाइलिंग तो आपका सीए करेगा, लेकिन रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी रिटर्न है क्या। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है और उसने कोई सामान लिया 110 रुपए में, कोई सेलर है यानी विक्रेता है और विक्रेता ने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए 110 में। इस 110 रुपए में है क्या 100 रुपए तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी और 10 रुपए का टैक्स था। कैसा टैक्स था, ये जीएसटी था। 10 रुपया उसने इस पे जीएसटी पे किया, यानी उस सेलर ने जो सामान खरीद कर ले आया बेचने के लिए, यानी कोई मान लीजिए शर्ट का ले आया बेचना है उसे, और शर्ट को उसने खरीदा कितने में 110 में, और इस 110 में 10 रुपया उसने जीएसटी पे किया, 100 रुपए का वो शर्ट। अब 110 में ले आया खरीद कर, तो 110 में तो बेचेगा नहीं, प्रॉफिट लेकर बेचेगा। अब मान लिया कि उसने ये तय किया कि हमारा जो पूरा खर्चा है और इसको मिलाकर अगर हम इसका प्राइस रखते हैं 150 रुपए, हम इसको बेचेंगे कितने में 150 में, यानी विक्रेता उस सामान को हम कंज्यूमर है मान लीजिए, और हमें उस शर्ट को खरीदना है पहनने के लिए, तो हमें वो बेच रहा है 150 रुपए में। अब इस 150 रुपए में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, हालांकि 10% की स्लैब की बात नहीं है, 10% कोई स्लैब है ही नहीं, लेकिन समझने में आसानी होगी, कैलकुलेशन में आसानी होगी, इसलिए 10% स्लैब के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसमें जो है 10% का मान लीजिए 10% का स्लैब अगर जुड़ता है टैक्स का, क्योंकि वो विक्रेता हमसे भी तो कर लेगा, तो फिर क्या होगा, यहां पर 10% 15 रुपया हो जाएगा, यानी टोटल कितने में बेचा उसने हमें 165 रुपए। यानी उस विक्रेता ने हमें वो शर्ट बेचा 165 रुपए में, खरीदा कितने में था उसने 110 में, और इस 110 में 10 रुपया क्या था, 10 रुपया जीएसटी टैक्स था। फिर यहां पर जीएसटी लिया दोबारा उसने 10%, तो ये 15 रुपया जीएसटी हो गया, यानी टोटल जीएसटी कितनी हो गई 15 10 25 रुपए। तो सरकार ने कहा हमें ये 25 रुपया नहीं चाहिए, आप जो एक बार टैक्स 10 रुपया पे कर चुके हो और दोबारा जो आपने 15 रुपया लिया, तो उसमें जो आप 10 रुपया आप जो पे कर चुके हो उसको माइनस कर लो। यानी ये जो दुकानदार है जिसने हमसे 15 रुपया जीएसटी लिया, खुद 10 रुपया पे किया था, तो वो क्या करेगा, अपना जो 10 रुपया पे किया था और हमसे जो उसने 15 लिया उसको माइनस कर देगा। यानी जब वो रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटी जब रिटर्न फाइल करेगा, तो उसमें क्या करेगा, 10 रुपया जो उसने पहले टैक्स दिया था, ठीक है, और 15 रुपया जो उसने हमसे टैक्स लिया जीएसटी के नाम पर, तो 15 माइनस 10 कर देगा, यानी सरकार को 5 रुपया और देगा। यानी टोटल जो होगा सरकार के पास कितना गया, 15 रुपया गया, और 15 रुपया जो कंज्यूमर हमने 15 रुपया टैक्स दिया था। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जीएसटी रिटर्न में होगा ये कि कंज्यूमर ने जो टैक्स पे किया है जीएसटी के नाम पर, वो पैसा ही केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार के पास, या वो तो बराबर बराबर बटेगा दोनों के बीच में, वो टैक्स के रूप में उनके पास जाएगा। पहले जो उसने पे किया है जीएसटी, वो सारा जीएसटी क्या करेगा, माइनस कर देगा। ऐसे तो जीएसटी कई बार वो लगने लगेगा तो सरकार को तो बहुत इनकम हो जाएगी और प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा, तो जीएसटी वो माइनस होगा। और ये जो प्रक्रिया है ये कैसे होगा, यहाँ कहाँ पे होगा, तो इसी के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है।
जो विक्रेता होता है या जो बिजनेसमैन होता है, जो भी व्यापार करता है, तो जब वो इसके लिए कहा गया कि 10-10 दिन पे आप हिसाब कर लो, महीने में 3 बार आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर दो। इससे क्या रहेगा, आपका भी लेजर अकाउंट जो है इजीली होगा। ये हालांकि उसके ऊपर है, महीने में 1 बार भी कर सकता है, 10 दिन में भी कर सकता है, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन है कि हर 10 डेज पर वो। अच्छा, अगर उसने चोरी कर ली, हमसे तो टैक्स लिया जीएसटी और सरकार को नहीं दिया, तो जीएसटी चोरी जब करेगा तो उसके लिए कानून बनाया गया है और उस कानून में 5 साल इंप्रिजनमेंट और पेनाल्टी का प्रोविजन भी है। यानी उसे जीएसटी फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। और जीएसटी रिटर्न फाइल करने का मतलब यही है कि वो हिसाब किताब देगा कि उसने पहले कितना जीएसटी के नाम पर टैक्स पे किया है, उसने कितना कंज्यूमर से वसूल किया है, तो जो पहले किया था उसको माइनस कर देगा, और जो कंज्यूमर से अल्टीमेट जो उसने वसूल किया, कंज्यूमर से देखिए कितना वसूला गया था, 15 रुपया, और सरकार के पास कितना पहुंचा, 15 रुपया पहुंचा। यानी कंज्यूमर से वसूला गया पैसा ही सब कुछ पहले का जीएसटी माइनस करके सरकार के पास जाएगा। और सरकार में अब चाहे स्टेट में लग रहा हो तो एसजीएसटी और सीजीएसटी 2 होगा, यूटी में होगा तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी, और वो जो मैंने आपको बताया था आईजीएसटी कि बना कहीं पे और बिक कहीं रहा है तो आईजीएसटी और सीजीएसटी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लगता है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि बार बार वो टैक्स लगा जा रहा है, सरकार बेवकूफ नहीं है। तो सरकार निश्चित रूप से इसमें एक टैक्स रिफॉर्म्स के लिए इसको एक हिस्टोरिकल इवेंट माना जा रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, बोल्ड कदम है। अब प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो टैक्स को लेकर, तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, और जो जीएसटी काउंसिल होगी वो जीएसटी काउंसिल उस पर विचार करेगी, वो देखेगी, अगर उसे लगता है कि किसी चीज का कर घटाने की आवश्यकता है तो घटाएगी, और उसमें उसे लगता है कि कहीं पर उसे बढ़ाने की आवश्यकता तो बढ़ाएगी। उसमें जो उसका चेयरपर्सन होता है वो आपका जो भारत सरकार का वित्त मंत्री होगा वो होगा, और हर राज्य से उसमें रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। और ये जीएसटी काउंसिल जो होती है वो ये तय करती है कि टैक्स का स्लैब चेंज करना है या नहीं करना है, कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में रखना है, किसको 5% में रखना है, किसको 12% में रखना है, किसको 18 में रखना है, और किसको 0 में रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। एनी क्वेश्चन? क्लियर? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।